Hello everyone, this is part third of our probability lecture series. तो इस पार्ट में हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज़ आवर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो गेट एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं, जो उसमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग इसमें कवर करेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का, क्योंकि इससे थोड़े क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं और ये क्वेश्चंस जो होते हैं गलत होने की प्रोबेबिलिटी होती है। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई हैव अनदर इन्फॉर्मेशन फॉर यू। जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको लास्ट 2 क्लासेस में अनअकैडमी की फ्री टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताया था। मैंने यूपीएल, अनअकैडमी प्रीमियर लीग और एक फ्री टेस्ट था जो उसमें इनरोल करने के लिए बताया था। तो आज भी मैं आपको कुछ अनअकैडमी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताना चाह रहा हूँ। अनअकैडमी जो है वो 3 नए बैचेस चालू कर रहे हैं, ठीक है। 3 नए बैचेस कौन कौन से हैं? रैपिड रिवीजन बैच फॉर गेट 2021, ठीक है। ये बैच चालू हो रहा है आपका 19 अक्टूबर से। टारगेट ईएसी प्रीलिम्स ये चालू हो रहा है आपका 21 अक्टूबर से, ठीक है। और डाउट क्लियरिंग बैच फॉर गेट 2021 ये भी चालू हो रहा है आपका 19 अक्टूबर 2020 से। और आप देख सकते हैं किन किन ब्रांचेस के लिए चालू हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे ब्रांचेस के लिए चालू हो रहा है और इन चारों ब्रांचेस के लिए टारगेट ईएसी वाला बैच चालू हो रहा है और ये इन सारे ब्रांचेस के लिए डाउट क्लियरिंग बैच वाला चालू हो रहा है। तो अगर आप इसे लेना चाह रहे हैं अनअकैडमी से तो इसे जल्द ही आप ले सकते हैं, क्योंकि 19 से चालू हो रहा है और ये 21 से चालू हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टीज, अगर आप अगर जल्द से जल्द इसे नहीं लेंगे तो अनअकैडमी ने जैसे अनाउंस किया है कि देयर विल बी प्राइस हाइक, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या होगा। अनअकैडमी क्या अनाउंस किया है कि प्राइस हाइक होने वाला है इन सब कोर्सेज़ का। गेट और ईएसी से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं देयर विल बी प्राइस हाइक इन दैट कोर्सेज। कब से? 20 अक्टूबर से। तो आप क्या कर सकते हैं, उससे पहले इसे जल्द से जल्द आप ले सकते हैं। इफेक्टिव फ्रॉम 20 अक्टूबर देयर इज़ अ प्राइस हाइक। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं, वो भी डिस्काउंट के साथ लेना चाहते हैं, तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हैं, क्रैक गेट। ये कूपन है, कूपन कोड है, जिसे आप चेकआउट करते वक्त यूज़ करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो मिल सकता है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस कोड को यूज़ कर सकते हैं अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं फॉर गेट एंड ईएसी। तो आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में ये देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरा आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से बैच चालू होने वाले हैं। डाउट क्लियरिंग बैच फ्रॉम 19 अक्टूबर 2020, रैपिड रिवीजन बैच फ्रॉम 19 अक्टूबर 2020 एंड टारगेट ईएसी प्रीलिम्स बैच फ्रॉम 21 अक्टूबर 2020। और इसमें आपको क्या मिलेगा, एक लिंक मिल जाएगा। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली आप अनअकैडमी के पेज पर पहुंच जाएंगे और वहां पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, क्रैक गेट टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। यहां से आप सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं कोड क्रैक गेट टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट्स, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन कब पूछा गया मैं आपको ये भी बता देता हूँ। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन Chemical Engineering GATE 2009. This question was asked in GATE 2009 for Chemical Engineering. देखिए गेट में आजकल एक नया टाइप का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस किया है जिसे हम लोग कहते हैं MSQ, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब मोर देन वन आंसर उसमें करेक्ट हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, ये गेट 2009 का क्वेश्चन है, तो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ये MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक ही ऑप्शन करेक्ट है। बट अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, 2 ऑप्शंस को करेक्ट करके इसे MSQ टाइप का, सेम इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या बना सकते हैं, MSQ वाला क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन पूछा क्या है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि ये MSQ क्वेश्चन कैसे बन सकता है। A fair die is rolled. Let R denotes the event of obtaining the number less than or equal to 5, and S denotes the number of event for obtaining number less than or equal to 5, and S denotes the event of obtaining the odd numbers, ठीक है। Then which one of the following about the probability is true, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी जो हमें पूछी गई है वो प्रोबेबिलिटी बेसिकली ऐसा लिखा हुआ है, P
आर बाई एस लिखा हुआ है। आर बाई एस मतलब ये आर डिवाइड बाई एस नहीं है, यहाँ पे इसका आर बाई एस का मतलब ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग आर व्हेन एस इज ऑलरेडी हैपन्ड, मीन्स ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए चारों ऑप्शंस को देखेंगे तो इसमें बेसिकली दो तरह की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछा गया है। देखिए पी आर बाई एस इक्वल टू 1 या फिर पी आर बाई एस इक्वल टू मतलब आर लाइन एस इक्वल टू 0, और दूसरा है पी एस लाइन आर इक्वल टू 1 या पी एस लाइन आर इक्वल टू 0। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, इसलिए इसका एक ऑप्शन सही था। अगर हमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन बनाना है तो ये इसमें दो ऑप्शन सही कर देंगे। देखिए पी आर लाइन एस, ठीक है, इसका एक आंसर होगा, ये वाला एक ऑप्शन क्या रहेगा, सही आंसर कर देंगे, ठीक है। और पी एस बाई आर, एस लाइन आर, इसका एक आंसर होगा, इसका ऑप्शन को सही कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कोई एक आंसर सही है, लेकिन अगर आज के मतलब डेट में ये अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता तो अगर मैं फ्रेम करता तो मैं इसके दो ऑप्शन सही कर देता। इसको लेट सपोज मैं लिखता था, लेट सपोज ये 0.6, ठीक है। अगर मैं सी ऑप्शन में यहाँ पे 1 की जगह क्या लिखता, 0.6 लिखता, तो देखिए ये हमारा यही क्वेश्चन हमारा क्या बन गया, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन बन गया। कैसे बन गया देखते जाइएगा आप। देखिए हमें क्या निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है दो तरह की, पी आर व्हेन एस हैज ऑलरेडी हैपेंड, पहला कंडीशन, और पी प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन आर इज ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला पहले आपको पता रहना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लाइन एस का मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, ठीक है ना, और डिवाइड बाई व्हेन एस हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, ये ठीक है। इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन आर डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन आर हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, तो डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन आर दिया हुआ है, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें सेम होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट आर एंड इवेंट एस सिमल्टेनियसली, ठीक है, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन आर लिखें तो भी वही मतलब होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट एस एंड इवेंट आर सिमल्टेनियसली। तो ये देखिए ऊपर में यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है, नीचे में यहाँ पे इसमें फ़र्क होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग आर व्हेन एस हैज ऑलरेडी हैपेंड इज दिस डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एस होगा, जो यहाँ नीचे में होगा वो डिवाइड में आएगा यहाँ पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस व्हेन एस ऑल हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो जो नीचे में होगा वो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड में आएगा। तो चलिए अब हम लोग सब चीज़ें निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन एस, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन आर। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। जो मेन इवेंट है क्या हो रहा है, मेन हम लोग क्या कर रहे हैं, एक तो अ फेयर डाई इज रोल्ड, एक डाई जो हो रहा है वो रोल हो रहा है, पहले बात, ठीक है। तो अगर मैं इसके सैम्पल स्पेस की बात करूँ, सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, एक डाई रोल हो रहा है तो उसकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, सैम्पल स्पेस में इतने एलिमेंट होंगे। जो इवेंट आर है, आर इज़ द ऑब्टेनिंग नंबर लेस देन और इक्वल टू 5, तो लेस देन और इक्वल टू 5 में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज द इवेंट आर। और इवेंट एस डिनोट्स द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑड नंबर, तो इस सैम्पल स्पेस को मैं एस एस लिख लेता हूँ, एस एस मतलब सैम्पल स्पेस। और जो इवेंट एस है इसे मैं क्या लिख लेता हूँ, ऑब्टेनिंग ऑड, एस डिनोट्स द इवेंट ऑफ ऑब्टेनिंग ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स मतलब 1 3 एंड 5, दीज आर द इवेंट्स ऑफ हैपनिंग ऑड नंबर्स। तो यहाँ देखिए अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर आर निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आर मीन्स आर में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, और टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, टोटल 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो 5/6 प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट आर। और देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एस, देखते हैं एस में कितने मतलब कितने एलिमेंट्स हैं, 1 3 5, मतलब टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। और टोटल सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये हो जाएगा 3/6 या फिर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रोबेबिलिटी इवेंट में बोलूँ, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं पहले इवेंट बोल देता हूँ, इवेंट आर इंटरसेक्शन एस, या फिर इसे हम लोग इवेंट एस इंटरसेक्शन आर भी कह सकते हैं, दोनों सेम है। इसका मतलब क्या है, आर और एस इवेंट या फिर एस और आर इवेंट दोनों सिमल्टेनियसली हुए।
सिमल्टेनियसली हो मतलब जो हम लोग डाइस को रोल करें तो हमें ऑड नंबर्स भी मिले और लेस देन और इक्वल टू 5 भी मिले। तो ऑड नंबर्स मिले और लेस देन और इक्वल टू 5 मिले, ये भी क्या होगा 1, 3 एंड 5। 1, 3 एंड 5 आर द ऑड नंबर्स एज वेल एज दिस नंबर्स आर लेस देन और इक्वल टू 5। तो ये इसके इवेंट्स होंगे। तो अगर मैं बात करूँ probability of happening R and S simultaneously, R इंटरसेक्शन S, या फिर probability of S इंटरसेक्शन R, दोनों ही सेम होगा। ये कितना होगा, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 3, और टोटल सैम्पल स्पेस में एलिमेंट्स हैं 6, तो 3/6 या फिर 1/2 ये होगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या क्या निकालना है। अब हमें निकालना है 2 चीज़ें निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ S लाइन R, इसका फार्मूला हम जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ S इंटरसेक्शन R डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ R। दूसरी चीज़ हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ R लाइन S, इसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इंटरसेक्शन S डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ S। तो S इंटरसेक्शन R या फिर R इंटरसेक्शन S, दोनों की वैल्यू कितनी है 3/6, तो यहाँ पे ऐसे 3/6 से लिख लेते हैं, 3/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ R कितना है यहाँ पे, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ R है 5/6, तो यहाँ पे 5/6 लिख लेते हैं। यहाँ पे R इंटरसेक्शन S 3/6 और डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ S, प्रोबेबिलिटी ऑफ S कितना है 3/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ R लाइन S ये हमारा कितना है, ये तो ये कैंसिल हो गया, ये हमारा आया 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ R लाइन S ये हमारा आया 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ S लाइन R ये हमारा कितना आएगा 3/6 डिवाइड बाई 5/6, तो क्या आ जाएगा 3/5, मतलब 3/5 मतलब 0.6। तो अब ऑप्शंस में देखिए, अगर हमारा क्वेश्चन 2009 में आया है तो हाँ आप क्या करेंगे, 2009 में आया होता तो आपको ये वाला R लाइन S निकालें, आपको एक आंसर मिला और आपने इस आंसर को सही मारा, R/S = 1 और आगे बढ़ गए। ठीक है, यहाँ तक आपका सही हो गया। R/S = 1 है तो R/S = 0 तो नहीं हो सकता, बी वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, बी वाला ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं, वो तो R/S निकाले 1 आया तो वो तो 0 नहीं होगा, ये आंसर तो कट गया। फिर आपको S/R भी निकालना पड़ता। अगर आज के टाइम में 2020 या 2021 में अगर गेट का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या निकालना है, S/R भी निकालना है, क्योंकि आज के टाइम में क्या है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को R लाइन S निकाल चुके हैं, S लाइन R भी निकाल के देखेंगे। तो यहाँ पर 1 के जगह अगर आज क्वेश्चन आता, 2021 में क्वेश्चन आता, तो यहाँ पे 0.6 लिखा होता तो आपका ऑप्शन C भी सिलेक्ट होता, और ये अगर 0.6 है तो 0 तो हो नहीं सकता। तो अगर ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन होता और इसके ऑप्शंस इस तरीके से फ्रेम होते 1, 0, 0.6 और 0, तो इसमें 2 ऑप्शन सही होते, एक ऑप्शन A सही होता और दूसरा ऑप्शन C सही होता। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, इसी तरीके से हम लोग एक ही क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आजकल गेट में मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, तो आपको ध्यान देना चाहिए बिल्कुल कि क्वेश्चंस मल्टीपल सेलेक्ट कैसे बन सकते हैं। ठीक है, इस पर बिल्कुल आपको सोचना चाहिए और आपको मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या लिखा है देखिए, 3 कंपनीज X, Y, Z supplies the computers to a university. The percentage of computers supplied by them and the probability of those being defective are tabulated below. कोई एक यूनिवर्सिटी है, उसमें 3 कंपनीज X, Y और Z कंप्यूटर सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें से मान लीजिए अगर 60% जो कंप्यूटर हैं वो X के द्वारा सप्लाई किए जा रहे हैं, 30% कंप्यूटर Y के द्वारा, 10% कंप्यूटर Z के द्वारा। मतलब अगर 100 कंप्यूटर्स बाई किए जा रहे हैं तो 60 कंप्यूटर्स X कंपनी के, 30 कंप्यूटर्स Y कंपनी के एंड 10 कंप्यूटर Z कंपनी के हैं। ठीक है, और जो 60% जो कंप्यूटर हैं X कंपनी के, उसमें से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.01, और जो 30% कंप्यूटर्स हैं हमारे पास, उन 30% कंप्यूटर्स में से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 0.02,
और जो Z कंपनी के 10% कंप्यूटर हैं उनमें से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 0.03। देन गिवन दैट कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, आपको दिया हुआ है कि कंप्यूटर एक डिफेक्टिव मिल गया, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सप्लाइड फ्रॉम Y इज, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सप्लाइड फ्रॉम Y व्हेन, क्या आपको गिवन है, गिवन तो लाइन, गिवन दैट कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, आपसे ये पूछा है। तो ये आपसे क्या, ये एक तरह का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है जिसमें हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इज बिंग फ्रॉम Y व्हेन कंप्यूटर इज डिफेक्टिव। तो इसका जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला है P ऑफ Y इंटरसेक्शन D डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, ये हमारा इसका फार्मूला हो गया। अब हमारा ये जो है ये फार्मूला हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या है, अपने को ये चीज़ निकालनी है। अब एक एक चीज़ निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं बात करूँ इंटरसेक्शन वाले की, Y इंटरसेक्शन D, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कंप्यूटर इज सप्लाइड फ्रॉम Y एज वेल एज कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सप्लाइड फ्रॉम Y एंड इट इज़ डिफेक्टिव, ठीक है। तो Y के द्वारा सप्लाई किए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, Y 30% कंप्यूटर को सप्लाई कर रहा है, मतलब अगर टोटल 100 कंप्यूटर्स सप्लाई किए जा रहे हैं तो 30 कंप्यूटर्स क्या हैं, Y के हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जाहिर सी बात है 30% मतलब 0.3 ऐसा लिख सकते हैं, या फिर 30 डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं। तो 0.3 इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंप्यूटर इज सप्लाइड फ्रॉम Y। और जब Y के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है तो Y के द्वारा जो सप्लाई किया गया है उसमें डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.02। तो क्या हो जाएगा, 0.3 इंटू 0.02, तो मतलब 0.006। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इज सप्लाइड फ्रॉम Y एंड कंप्यूटर इज डिफेक्टिव, दोनों के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी। अब ये हमको ऊपर वाली चीज़ मिल गई है। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बिंग डिफेक्टिव निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इज बिंग डिफेक्टिव, तो कंप्यूटर जो है वो डिफेक्टिव किन किन कंडीशंस में हो सकता है। 3 सप्लायर्स के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है तो 3 तरीके से वो डिफेक्टिव हो सकता है। पहला तरीका क्या, या तो वो सप्लाई किया जाए किसके द्वारा, X कंपनी के द्वारा, और वो डिफेक्टिव हो, एंड क्या हो, वो डिफेक्टिव हो, और या तो सप्लाई किया जाए Y कंपनी के द्वारा, एंड क्या हो, वो डिफेक्टिव हो। यहाँ पर D1 D2 लिख रहा हूँ, या फिर DX DY, और या तो सप्लाई किया जाए Z कंपनी के द्वारा और क्या हो, वो डिफेक्टिव हो, DZ लिख लेगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या होगा, X कंपनी के द्वारा सप्लाई किए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, X कंपनी के द्वारा सप्लाई किए जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.6, और X कंपनी जब सप्लाई कर रहा है तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है 0.01। और लिखा हूँ तो और लिखा हूँ तो मैं क्या लिखूँगा, प्रोबेबिलिटी में प्लस लिखूँगा। Y के द्वारा सप्लाई किए जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.3 30%, और इसमें जो सप्लाई करेगा तो Y में डिफेक्टिव पीस निकलने की प्रोबेबिलिटी है 0.02। सिमिलर और लिखा हूँ यहाँ पे, और मतलब प्लस Z कंपनी के द्वारा सप्लाई किए जाने की प्रोबेबिलिटी है 10% मतलब 0.1, और इसके द्वारा डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.03, ठीक है। तो इन तीनों को अब जब हम लोग ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.006 प्लस 0.006 प्लस 0.003 0.015 आई थिंक, ठीक है, या फिर 0.0015 नहीं 0.015 ना, क्या होगा 0.015, एक जीरो नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा 0.015, ठीक है, पहले सही लिखे थे मैं। तो ये हमारा क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ D। अब आपको फार्मूला ऑलरेडी है, कौन सा फार्मूला की बात कर रहा हूँ मैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूला की बात कर रहा हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये वाला फार्मूला आपके पास क्या है, ऑलरेडी अवेलेबल है, बस इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ Y इंटरसेक्शन
probability of computer supplied from y and it is defective is probability of y intersection d divided by probability of d. तो y इंटरसेक्शन डी अभी अभी निकाले हैं 0.006 और probability of being defective is 0.015. तो क्या आ जाएगा ये सॉरी 2 डिवाइड बाई 5 मतलब 0.4 दैट इज आवर ऑप्शन डी इज द करेक्ट. ऑप्शन डी इज करेक्ट 0.4. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था गेट 2006 में. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कब? गेट 2006 में पूछा गया था. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है, बहुत से ज़्यादा बार पूछे गए हैं इस तरह के क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के. सेम इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है. ठीक है. मैं चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करें. ठीक है. इस क्वेश्चन क्या करें, आप लोग ट्राई करें और आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं. वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से पढ़ के आप इसे ट्राई कीजिए और आपसे अगर ये बन जाता है तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट में लिख कर बताइए. ठीक है. और अभी मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ बट मैं चाह रहा हूँ पहले आप ट्राई करें. तो आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा. और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ. ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2006 में केमिकल ब्रांच में. ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2006 में केमिकल ब्रांच में. ठीक है. तो ये पिछला जैसा क्वेश्चन था उसी की तरह का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप इसे खुद से ट्राई करें. अगर आपने ट्राई किया है तो आप मुझे कमेंट आंसर में बताइए, और अगर आपने ट्राई किया है और नहीं बना है तो भी आप आंसर देख सकते हैं, और बन गया तो भी आप देख सकते हैं. हो सकता है कि आपका अप्रोच अलग हो, मेरा अप्रोच अलग हो. क्या बोल रहे हैं देखिए. अ कंपनी परचेज्ड कंपोनेंट फ्रॉम फर्म्स पी क्यू एंड आर एज शोन इन द बिग टेबल बिलो. ठीक है. सिमिलर फैशन में है. कंपोनेंट्स जो एक कंपनी है जो पी क्यू और आर फर्म से कंपोनेंट बाय कर रही है. पी कंपनी जो है वो टोटल 1000 कंपोनेंट सप्लाई कर रही है कंपनी को. क्यू जो है 2500 कंपोनेंट सप्लाई कर रही है और आर जो है 500 कंपोनेंट सप्लाई कर रही है. इन 1000 कंपोनेंट्स में से जो डिफेक्टिव कंपोनेंट्स हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लाइकली टू बी डिफेक्टिव आर 5 कंपोनेंट्स इसमें से डिफेक्टिव हो सकते हैं, और 2500 में से 5 कंपोनेंट इसमें डिफेक्टिव हो सकते हैं, और 500 कंपोनेंट में से 2 कंपोनेंट डिफेक्टिव हो सकते हैं. ठीक है. नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लाइकली टू बी डिफेक्टिव. द कंपोनेंट्स आर क्लोज्ड टुगेदर. सारे कंपोनेंट्स एक साथ रख दिए गए हैं. वन ऑफ द कंपोनेंट इज सेलेक्टेड एट रैंडम. अब एक इन सारे को एक साथ रख के एक को रैंडमली सेलेक्ट कर लिए, एंड रैंडमली सेलेक्टेड इज फाउंड डिफेक्टिव. जो सेलेक्ट किया वो कैसा मिला हमें? डिफेक्टिव मिला. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज सप्लाइड फ्रॉम फर्म आर. कि वो फर्म आर से सप्लाई किया गया था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सेम वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमें वाला फार्मूला लगाना है. हमें क्या पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या पता है? हमें पता लगाना है कि क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज सप्लाइड फ्रॉम आर. प्रोबेबिलिटी दैट कंपोनेंट इज सप्लाइड फ्रॉम आर, ये हमें निकालना है व्हेन वी फाउंड दैट कंपोनेंट इज डिफेक्टिव. जिसके फार्मूला के हिसाब से क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन डी और डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी. ठीक है. वेयर आर इंटरसेक्शन डी क्या बताएगा हमें? प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन डी क्या बताएगा? आर इंटरसेक्शन डी बताएगा कि कंपोनेंट इज सप्लाइड फ्रॉम फर्म आर एंड कंपोनेंट इज डिफेक्टिव. तो देखो अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी दैट कंपोनेंट सप्लाइड फ्रॉम आर एंड प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ डिफेक्टिव. ठीक है. व्हेन इट इज सप्लाइड फ्रॉम आर, तो इसे डी आर लिख ले रहा हूँ. तो देखिए क्या होगा. टोटल हमारे पास कितने कंपोनेंट थे? टोटल हमारे पास कंपोनेंट थे, जैसे इन सब को मैं टोटल करूँ तो 100 + 500 1500 और 2500. तो टोटल कंपोनेंट्स कितने मंगाए गए हैं? टोटल कंपोनेंट्स मंगाए गए हैं 4000. टोटल कंपोनेंट्स कितने मंगाए गए हैं? 4000. उस 4000 में से 500 कंपोनेंट्स जो है वो आर सप्लाई कर रहा है. उस 4000 कंपोनेंट्स में से 500 कंपोनेंट्स आर सप्लाइड फ्रॉम आर. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
सेलेक्टेड कंपोनेंट इज फ्रॉम आर के सप्लाई करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 500 कंपोनेंट सप्लाई कर रहा है आर, डिवाइड बाई आउट ऑफ 4000, तो 500 डिवाइड बाई 4000, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट कंपोनेंट इज सप्लाइड फ्रॉम आर। एंड लिखा हुआ मतलब मल्टीप्लाई करूँगा। जब आर सप्लाई कर रहा है तो आर वाले से डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? डिफेक्टिव फ्रॉम आर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 पीस डिफेक्टिव हैं, किसमें से? 500 में से। आर सप्लाई कर रहा है 500, तो उस 500 में से क्या है? 2 पीसेज आर डिफेक्टिव, तो 2 पीस डिफेक्टिव हैं कितने में से? 500 में से। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट बीइंग डिफेक्टिव व्हेन इट इज सप्लाइड फ्रॉम आर, मतलब व्हेन इट इज सप्लाइड फ्रॉम आर और कंपोनेंट डिफेक्टिव होगा, ठीक है। टोटल आर सप्लाई कर रहा है 500 कंपोनेंट और उसमें से 2 कंपोनेंट डिफेक्टिव हैं, तो 2 डिवाइड बाई 500, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये कट जाएगा। 2 डिवाइड बाई 4000 मतलब 1 डिवाइड बाई 2000, राइट। तो ये हमारा आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इंटरसेक्शन डी। अब हमको निकालना है अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, मतलब सारे कंपोनेंट्स को अब मिला दिए हैं, सारे कंपोनेंट्स को मिला दिए हैं, तो उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो जैसा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेट किए थे, आप वैसा निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी कि पी के द्वारा सप्लाई किया गया हो और डिफेक्टिव हो, क्यू के द्वारा सप्लाई किया गया हो एंड डिफेक्टिव हो, और आर के द्वारा सप्लाई किया गया हो एंड डिफेक्टिव हो। आप ऐसा निकाल सकते हैं जैसे हमने इसके लिए निकाला कि आर के द्वारा सप्लाई किया गया हो एंड डिफेक्टिव हो। सिमिलरली हम लोग और लिखेंगे, मतलब प्लस करके, क्यू के द्वारा सप्लाई किया गया हो एंड डिफेक्टिव हो, पी के द्वारा सप्लाई किया गया हो एंड डिफेक्टिव हो। ऐसा करके हम लोग तीनों का ऐड करेंगे, ऐसा कर सकते हैं। या फिर हम लोग डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं कि टोटल हमारे पास डिफेक्टिव आइटम्स कितने हैं। टोटल हमारे पास डिफेक्टिव अगर आइटम्स निकालूँ तो 5 and 5 10 और 2 12, टोटल डिफेक्टिव कंपोनेंट है 12 और टोटल कंपोनेंट्स है 4000। तो डिफेक्टिव मतलब सारे कंपोनेंट्स को आपस में हम लोग मिला दिए गए हैं, तो उस टोटल जो मिक्सचर बना है उस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में टोटल कंपोनेंट 12 कंपोनेंट्स आर डिफेक्टिव। टोटल क्या है? 12 कंपोनेंट्स आर डिफेक्टिव आउट ऑफ व्हाट? आउट ऑफ 4000, आउट ऑफ 4000 टोटल 12 कंपोनेंट्स आर डिफेक्टिव। तो अगर सारे कंपोनेंट्स के साथ मिला देंगे तो टोटल डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल कंपोनेंट्स में से हम लोग कुछ पिक करें, उसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 12 डिवाइड बाई 4000, या फिर इसको मैं 2000 के टर्म्स में लिखूँ तो ऐसा लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 2000, ऐसा लिख सकते हैं। 2000 लिख रहा हूँ कि इसके साथ कैंसिल हो सके, तो 6 डिवाइड बाई 2000 ऐसा लिख दिया। अब हमें निकालना क्या है? देखिए, अब हमें निकालना है ये probability that component is supplied from R when it is defective। ये क्या होगा? P of R intersection D डिवाइड बाई P of D, ये होगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, probability of R intersection D अभी निकाले 1 अपॉन, यहाँ पे देख सकते हैं 1 अपॉन 2000, यहाँ पे हमने निकाले हैं, ये रहा 1 अपॉन 2000, तो 1 अपॉन 2000 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव इज 6 अपॉन 2000, ये कैंसिल हो जाएगा इससे। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? 1/6 या फिर 1/6 मतलब 0. आई थिंक 0.11 आई थिंक 6, एक बार कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। 0.1 डिवाइड बाई 6 मतलब आई थिंक 1.1166 ऐसा कुछ होगा। 1 डिवाइड बाई 6 0.166 आई थिंक आई वॉज राइट, 0.1666 ऐसा कंटिन्यूसली जाता जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें आपको 0.166 या 167 ऐसा कुछ रखना था। तो आई थिंक आपसे ये क्वेश्चन बन गया होगा। आई विल सी योर आंसर इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। और अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया हमें सोशल मीडिया में, तो हमारे सोशल मीडिया में ज़रूर फॉलो कर लीजिए। खास करके हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत से यूज़फुल कंटेंट मिल जाएंगे। और जो भी सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ पे हमें ज़रूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।